नमस्कार मित्रों, मेरा ऑनलाइन क्लास के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आशा करते हैं आप जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मित्रों, बहुत ही कम संसाधन में हम आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करते हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना वीडियो को ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे हौसले को बहुत ही बढ़ाता है, जिससे हम आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो आपके मित्रों को मिलेगा तो इससे उनको भी लाभ प्राप्त होगा। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आज के टॉपिक में हमने साइंस क्लास 9th चैप्टर 3 मोशन का ये दूसरा पार्ट लिया है इस चैप्टर का। इसके पहले के वीडियो में हमने गति और उसके प्रकार के बारे में बात की थी, उदाहरण सहित। मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में इसके आगे की टॉपिक की बात करेंगे। ये गति पाठ का दूसरा वीडियो है जो उसी पाठ से संबंधित है। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप बेहतर समझेंगे। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो इसमें हम अगला टॉपिक लेते हैं दूरी, जिसको हम अंग्रेजी में डिस्टेंस कहते हैं। मित्रों, दूरी, ये हम प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ गति करते हैं, और जब गति करते हैं तो हम कोई लंबाई तय करते हैं, यानी कोई लंबाई चलते हैं। मित्रों, जैसे मान लीजिए किसी स्थान पर दो बिंदुएं ए और बी दी हुई हैं। जब हम बिंदु ए से बी तक गति करते हैं तो ए से बी के बीच की जो कुल लंबाई होती है उसी को हम दूरी कहते हैं। मित्रों, किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो लंबाई होती है उसे ही दूरी कहा जाता है। जिस प्रकार से हमने यहाँ आपको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, बिंदु ए और बी, यानी कोई वस्तु ए से चलकर बी तक जाती है तो ए से बी के बीच की जो लंबाई है जिसे उस वस्तु ने तय किया है, उस लंबाई को ही हम वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। मित्रों, दूरी को अंग्रेजी में डिस्टेंस कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह दूरी आपकी रेखीय भी हो सकती है और जिगजैग भी हो सकता है। इस प्रकार से मान लीजिए कोई वस्तु बिंदु ए से इस प्रकार चलना प्रारंभ करती है और बी तक पहुंचती है, तो यह भी जो लंबाई होगी कुल, वह भी दूरी ही कहलाएगी। तो इस प्रकार से हम दूरी को समझ सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि वह किसी समकोण त्रिभुज के मार्ग पर बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, बी पर जाती है और बी से सी पर आती है। तो इस प्रकार से ए से बी के बीच की लंबाई, फिर बी से सी के बीच की लंबाई को काउंट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो जब जोड़ा जाएगा तो ये लंबाई, ध्यान दीजिएगा, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई। तो बिंदु ए से सी तक पहुंचने में जो कुल चली गई दूरी होगी वो ए से बी की दूरी और बी से सी की लंबाई, या ए से बी की लंबाई, बी से सी की लंबाई जोड़ करके जितना आएगा वह वस्तु द्वारा चली गई दूरी मानी जाएगी। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वस्तु द्वारा तय की गई जो कुल लंबाई होती है वही वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। आइए इसकी परिभाषा हम लिखते हैं। किसी, यहां इसको साफ कर देते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। कोई वस्तु है, जैसे बिंदु ए से बिंदु बी तक की लंबाई को वस्तु सी द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु ए है आपका, ये बिंदु बी है,
ए से बी तक कोई वस्तु सी है, ये कोई वस्तु है जो चलती है बिंदु ए से बी तक, तो वस्तु सी द्वारा जो चली गई दूरी है वो ए से बी के बीच की लंबाई होगी। मान लीजिए कि यह लंबाई अगर 5 मीटर है तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी 5 मीटर कहलाएगी। चली गई दूरी बराबर 5 मीटर होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वस्तु द्वारा चली गई दूरी 5 मीटर होगा। आशा करते हैं आप बेहतर समझे होंगे। आइए चलते हैं इसके बाद के टॉपिक की बात करते हैं। तो इसके बाद मित्रों हम दूरी के बाद विस्थापन को समझेंगे, जिसको अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। दूरी और विस्थापन में अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है। आज हम उसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। मित्रों यहाँ पर अगला टॉपिक हमारा है विस्थापन। ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन। विस्थापन क्या होता है मित्रों, आइए हम यहाँ चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है जो बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, बिंदु बी पर जाती है और बिंदु सी पर पहुंचती है, या यूं कहिए कि बिंदु सी से चलती है, ए पर जाती है, ए से बी पर पहुंचती है। तो यहां से वस्तु चलना प्रारंभ करती है, ए पर पहुंचती है और ए से फिर बी पर पहुंचती है। तो वस्तु द्वारा जो तय किया गया विस्थापन है वो क्या होगा। प्रश्न मान लीजिए बनता है कि कोई वस्तु सी से चलना प्रारंभ करती है, बिंदु ए पर जाती है, फिर ए से बी पर पहुंचती है, तो वस्तु का जो कुल विस्थापन होगा वो कितना होगा। अब मान लेते हैं कि ये जो आपका सी से ए की जो दूरी है, यहां ध्यान दीजिएगा, सी से ए की जो दूरी है वो आपका 4 सेंटीमीटर है और ए से बी की दूरी आपकी 3 सेंटीमीटर है। तो मित्रों हम यहां पर जब विस्थापन काउंट करेंगे तो हम 4 और अगर 3 जोड़ लें तो 7 ही होगा। यानी कि सी से बी के बीच का जो विस्थापन होगा, यानी बिंदु सी से बी तक जो वस्तु चली है उसका जो विस्थापन है अगर सीधा जोड़ें तो 7 सेंटीमीटर आता है। तो ये गलत माना जाएगा, ये आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि विस्थापन का जो नियम होता है वो ये कहता है कि वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वह ही विस्थापन कहलाती है। तो अगर हम यहाँ दूरी की बात करें तो सी से बी के इस डायगोनली, मतलब इस रेखा को जो हमने प्लॉट किया खींचा है, ये इसकी वास्तविक दूरी बता रहा है। अर्थात अगर हम इस रेखा की लंबाई ज्ञात कर लें तो हमें विस्थापन पता चल जाएगा। तो इस रेखा को ज्ञात करने के लिए आप ध्यान दे रहे हैं कि ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके हम V और C के बीच की दूरी को ज्ञात कर लेंगे। तो इसका सूत्र होता है, यहां ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय ये आपका कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो हमें यही कर्ण ज्ञात करना है। ये भुजा कर्ण कहलाती है, ये लंब होता है, ये आधार होती है। तो लंब यानी ए से बी ये आपका 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस आधार आपका ये है ए से सी, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों जुड़ेगा तो आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ कर्ण का जो स्क्वायर था वो आपका 25 सेंटीमीटर मिला। तो कर्ण कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर जब पक्षांतरित किया जाएगा तो संख्या वर्गमूल में चली जाएगी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये आपका आएगा 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो मान आया वो 5 सेंटीमीटर आया। तो हम कहेंगे कि वस्तु का जो विस्थापन है वो मात्र 5 सेंटीमीटर का होगा, जबकि यहाँ आप जोड़ रहे थे इस प्रकार से तो आ रहा था 7 सेंटीमीटर। ये पूरी तरह से गलत है। तो ये समझ गए होंगे आप। इसकी परिभाषा इस तरह से बनेगी कि किसी ऋजु रेखा पर जब कोई वस्तु गति करती है तो
तो उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो दूरी होता है, अंतर होता है, दूरी ना कह करके बल्कि अंतर कहिए, उनके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसे हम विस्थापन कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा, किसी ऋजु रेखीय मतलब सीधा, या मतलब कि बीच में आपका जिगजैग मोशन ना हो, सीधा हो, किसी ऋजु रेखीय पथ पर गतिमान वस्तु के अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का अंतर विस्थापन कहलाता है। विस्थापन कहलाता है। तो ये है विस्थापन की परिभाषा। विस्थापन को अंग्रेजी अक्षर डी फॉर डिस्प्लेसमेंट द्वारा व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे हम स्मॉल डी से लिख करके निरूपित करते हैं। डी फॉर डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी विस्थापन होता है। संबंधित चित्र के माध्यम से हमने आपको कैलकुलेशन करके भी दिखा दिया कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसको हम विस्थापन कहेंगे। अगर यहाँ चित्र में देखा जाए तो यहाँ सी बिंदु था, यहाँ बी है, तो बी और सी जो है वो सी और प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच का डिफरेंस दिखा रहा था, अंतर दिखा रहा था, जिसको हमने पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात किया, 5 सेंटीमीटर आया। आइए इसके आगे के टॉपिक को देखते हैं। अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे विस्थापन और दूरी में अंतर क्या होता है, कि आखिर विस्थापन क्या है और दूरी में, दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि अंतर क्या है। क्या हम दूरी को विस्थापन कह सकते हैं या विस्थापन को दूरी कह सकते हैं? ये बात समझने के लिए हम विस्थापन और दूरी के बीच का अंतर समझेंगे। यानी कि हम ये भी साफ कर दे रहे हैं और यहां लिखते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर, यानी इसको कहेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी और विस्थापन में अंतर। आइए एक तरफ लिखते हैं दूरी और दूसरी तरफ होगा हमारा विस्थापन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको समझना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम इसे समझ जाएंगे तो दूरी और विस्थापन में बेहतर अंतर कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन दूरी है और कौन विस्थापन है। सबसे पहली चीज मित्रों, यहाँ पर हम सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं, दूरी क्या होता है। परिभाषा के तौर पे हमने आपको इससे पहले बताया कि कोई वस्तु जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है, तो उस क्रिया में वह जितनी लंबाई चलती है, जितनी लंबाई तय करती है, वह उसका दूरी कहलाता है। जबकि किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक स्थिति, कोई वस्तु मान लीजिए बिंदु ए पर है तो उसकी वो प्रारंभिक स्थिति है। कुछ देर बाद वस्तु गतिमान हुई और फिर वस्तु बिंदु बी पर पहुंच गई। तो जब बिंदु बी पर पहुंची तो बी और ए के बीच का जो डिफरेंस होगा, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का जो अंतर होगा, वो विस्थापन कहलाता है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही मिल जाता है हमको। किसी वस्तु द्वारा, सबसे पहली बात तो यहां वस्तु गतिमान होनी चाहिए,
तो इसको लिख दे रहे हैं किसी गतिमान वस्तु द्वारा। भाई जब तक गति नहीं करेगी तब तक वस्तु ना तो दूरी तय करेगी ना विस्थापन तय करेगी। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन में देखिएगा, किसी गतिमान वस्तु के अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच का अंतर विस्थापन है। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस आइए हम देखते हैं मित्रों। दूसरा डिफरेंस ये कहता है कि दूरी अदिश राशि है, जबकि विस्थापन सदिश राशि है। अब यहां अदिश और सदिश को समझना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जब हमारा टॉपिक आया है तो इसे हम जरूर समझेंगे। मित्रों, अदिश राशियां वह होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। आइए यहां लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अदिश राशि, इसको हम स्केलर क्वांटिटीज अंग्रेजी में कहते हैं, जिन्हें व्यक्त करने में केवल परिमाण को हम सरल भाषा में मात्रा कहते हैं, मात्रा की आवश्यकता होती है। यानी उन्हें हम व्यक्त केवल परिमाण के माध्यम से ही कर सकते हैं, हमें दिशा बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे यहाँ दूरी की ही बात, दूरी चाहे जिस दिशा में हो, लंबाई चाहे जिस दिशा में तय की गई हो वो दूरी ही कहलाएगी, चाहे वह उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, अंदर हो, बाहर हो, दाएं हो, बाएं हो, कोई दिशा हो, या ऊपर हो, नीचे हो, कुल मिलाकर के तय की गई लंबाई ही दूरी है। तो वो एक अदिश राशि है, उसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जबकि अगर हम सदिश राशि की बात करें, यहां ध्यान दीजिएगा, सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता ना हो कि दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है या बाहर की तरफ खुलता है, और आपको दरवाजा खोलना हो, मान लीजिए सपोज कीजिए दरवाजा अंदर की तरफ खुल रहा है और आप अपना बल बाहर की तरफ लगा रहे हैं, तो ऐसी दशा में आपका जो बल है वो निरर्थक हो जाएगा, दरवाजा नहीं खुलेगा। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि बल सदिश राशि है, यानी कि जब सही दिशा में बल आरोपित होगा तभी कार्य होगा। अगर सही दिशा में बल आरोपित नहीं हुआ तो कार्य नहीं होगा। इसका मतलब बल सदिश राशि, उसे व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की भी आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से और बहुत सारी राशियां हैं जो सदिश होती हैं। ये हम आपको जब सदिश और अदिश राशि बताएंगे तो आपको वहां पर इसके बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। यहाँ टॉपिक आया था तो थोड़ा सा आपको समझा दिया। यानी हमें दूरी को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अदिश राशि है, जबकि विस्थापन को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये सदिश राशि है। जैसे अभी हमने आपको चित्र के माध्यम से दिखाया था कि पाइथागोरस का प्रयोग करके कैसे हम विस्थापन ज्ञात कर रहे हैं, तो उसमें हमने दिशा का ध्यान रखा कि विस्थापन किस दिशा में हो रहा है वस्तु का, तो वो एक प्रकार की सदिश राशि है। आइए हम थर्ड डिफरेंस देखते हैं। तीसरा, यह केवल परिमाण को व्यक्त करती है, यानी कि जब अदिश है तो दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, केवल परिमाण को व्यक्त किया जाएगा। जबकि यह क्या है, यह परिमाण और
दिशा दोनों व्यक्त करती है। यानी जब ये सदिश है तो जाहिर सी बात है कि दिशा और परिमाण दोनों को दर्शाएगा, इसलिए इसे हम सदिश कहेंगे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। चौथा नंबर, दूरी सदैव धनात्मक होती है। धनात्मक होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि दूरी को कभी हम माइनस में नहीं लिखेंगे। भाई वस्तु अगर ए से बी तक जाएगी, बिंदु ए से बी तक जाएगी, तो ये कुछ ना कुछ लंबाई तय करेगी। यहाँ निगेटिव होने का कोई सवाल ही नहीं है, यानी कि माइनस जो होता है वो 0 से भी कम होता है। अगर वस्तु हिलेगी, अपनी जगह से जरा सा भी स्थिति परिवर्तित करेगी, तो कुछ न कुछ लंबाई तय करेगी। तो जब कुछ न कुछ लंबाई तय करेगी, यानी विरामावस्था से जैसे ही गतिमान होगी, उसके द्वारा कुछ न कुछ लंबाई तय की जाएगी, तो वो सदैव पॉजिटिव होगा, यानी ये धनात्मक होगा। और जबकि अगर हम विस्थापन की बात करें, तो विस्थापन हमारा, देखिए दूरी, ये जब वस्तु विरामावस्था में रहेगी तो उस समय वस्तु अपनी जगह पे कंपन करके अगर रुक जाए, यानी गतिमान तो हो लेकिन कंपन करके रुक जाए, तो वहां दूरी शून्य होगा। जब तक स्थिति परिवर्तित नहीं होगी तब तक हम दूरी नहीं मानेंगे कि कुछ दूरी चली गई। जब स्थिति परिवर्तित हो जाएगी तभी दूरी काउंट किया जाएगा। लेकिन वस्तु अगर गतिमान हुई, कंपन करके अपनी जगह पर रुक गई, तो वहां दूरी शून्य हो जाएगा। जबकि विस्थापन क्या होता है कि विस्थापन अगर वस्तु जहां से चलना प्रारंभ करती है और फिर वहीं पर आकर पहुंच जाती है, तो ऐसी दशा में मान लीजिए कोई वस्तु है, वो बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, बी पर जाती है, ए से बी पर गई, बी से सी पर गई, और सी से फिर डी पर आई, और डी से फिर ए पर पहुंच गई। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो वस्तु की अंतिम स्थिति भी वही है और प्रारंभिक स्थिति भी वही है। तो ऐसी दशा में विस्थापन आपका शून्य हो जाएगा। जब वस्तु जहां से चलना प्रारंभ करती है और वहीं पर पहुंच जाती है, तो वस्तु का विस्थापन शून्य हो जाएगा। जबकि दूरी अगर स्थिति परिवर्तित कर रही है, यहाँ अगर दूरी की बात करें तो वह शून्य नहीं हुआ। वस्तु भले ही अपनी जगह पे आकर पहुंच गई, लेकिन उसने क्या लंबाई तय की? ए से बी की लंबाई तय की, बी से सी की लंबाई तय की, सी से डी की लंबाई तय किया, और डी से फिर ए की लंबाई तय किया। तो ये जो चारों मान हैं वो जोड़े जाएंगे तो वह चली गई कुल दूरी ही होगी, भले ही वह वस्तु अपनी पहली ही स्थिति पर पहुंच गई है। जबकि अगर विस्थापन की बात करें तो वह 0 हो जाएगा जब वस्तु जहां से चलना प्रारंभ करती है अगर वहीं पुनः पहुंच जाती है। आइए इसके बाद देखते हैं कि विस्थापन जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यानी चौथा पॉइंट यह कहता है कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। यानी ये तीनों स्थितियों को दर्शाएगा। जबकि दूरी सदैव आपकी क्या होगी? पॉजिटिव स्टेट में ही रहेगी, यानी धनात्मक अवस्था में ही रहेगी। चलिए, तो ये था दूरी और विस्थापन में अंतर। आशा करते हैं कि आपने इसे नोट जरूर कर लिया होगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम इससे आगे के पॉइंट पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।